Yes, let us start the session. So, yesterday we have covered the topics कि रिसर्च क्या होता है और हम लोग पहुंच गए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च तक पहुंच गए थे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर लिए थे। गुड मॉर्निंग सोनिया। चलिए लेट अस स्टार्ट देन। ऑडिबल है प्रॉपरली? ऑडिबल है? ओके फाइन। ठीक है सोनिया, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च हमने कल स्टार्ट कर लिए थे। तो कुछ कुछ हमने टॉपिक्स पढ़ लिए थे। जनरेटिव भी हमने पढ़ा था कल कुछ कुछ, कि मतलब जब आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि सिमिलर टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सबके सॉल्यूशंस प्रोवाइड होने के चांसेस है, राइट। तो मतलब ये है कि एक क्वेश्चन का जब आप लोग आंसर करोगे इसके साथ ही बहुत सारे अदर क्वेश्चंस का भी आंसर वहां पे बन जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, केस स्टडी मैं करवा देती हूँ डिस्कस। ठीक है, कर लेते हैं अभी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जो रिसर्च है वो एक्शन ओरिएंटेड चाहिए, मतलब वो कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपने रिसर्च की है वो कहीं ना कहीं उसका यूजेज होना चाहिए, वो बेनिफिट देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने रिसर्च किया और वो बिल्कुल यूजलेस है, कहीं पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, कहीं पे वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी योर एक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट जो है, रिसर्च शुड फॉलो एन इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है। सपोज मैंने एक जो है वो बुक बनाई है, ठीक है। अब एक बुक में क्या है, मैंने कुछ टॉपिक्स जो है, सपोज मैंने इंग्लिश की बुक बनाई है, उस इंग्लिश की बुक में मैंने क्या किया, कुछ साइंस के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी चैप्टर्स बनाए, कुछ सोशल के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी चैप्टर बनाए। बेसिकली था तो इंग्लिश ही, ठीक है, बच्चों को इंग्लिश ही पढ़ाना था, बट जो चैप्टर था कुछ साइंस के कॉन्सेप्ट्स पे था, किसी थ्योरी पे मैंने एक चैप्टर बना दिया, किसी सोशल स्टडीज के किसी टॉपिक पे बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि एक ही बुक से आपको क्या बेनिफिट हुआ, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, आपको कुछ साइंस की कंसेप्ट भी पता लगे, सोशल के भी पता लग गए। तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज योर इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, तो कहते हैं कि जो रिसर्च अप्रोच है फ्रॉम मोर देन वन डिसिप्लिन जो है, इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, उस तरह का, उस जरूरत को पूरा करता हुआ जो है आपने उसको बनाना है। देन है कि रिसर्च शुड बी पार्टिसिपेटरी। रिसर्च पार्टिसिपेटरी का मतलब क्या है, जितने भी मेंबर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, ठीक है, या रिसर्च परफॉर्म करने वाले तीन बंदे हैं, तीन पर्संस हैं, तो सबको वहां पे इन्वॉल्व होना है, कुछ ना कुछ जो है अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है। ठीक है, इट मस्ट बी पार्टिसिपेटरी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही समझ आ रहा है, उसके आगे कोई कंटिन्यू ना कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 10th पॉइंट है कि जो रिसर्च है इट मस्ट बी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग बनानी है। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल तक अपनी पीएचडी कंप्लीट करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर मस्ट बी अ टाइम बाउंड। हाँ, कुछ लोग हैं जो 7-8 साल में कंप्लीट करते हैं, बट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर टाइम बाउंड। ठीक है, एंड यू मस्ट एम्प्लॉय, आपको एक सिंपल सा डिजाइन फॉलो करना है, एक स्ट्रक्चरल वे फॉलो करना है जो कि सबको समझ आए। ठीक है, उसका कोई कंफ्यूजन है परफेक्टली। नेक्स्ट है हमारे पास, द रिसर्च मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब बजट के अंदर ही आपका जो रिसर्च है आपने करना है, राइट। अब जो भी आपने रिसर्च किया होगा, जो उसकी आउटकम होगी, वो इस तरह से बनानी है कि आगे जाके वो आपकी कंपनी को बेनिफिट दे रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी यूजफुल है, आप कुछ डिसीजंस भी ले सकते हैं उस बेसिस पे, जो मैनेजर है उनके लिए भी यूजफुल है, जो कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे उनके लिए भी यूजफुल होगा। इस तरह की आपकी आउटकम होनी चाहिए। यस, हमने एक टर्मिनोलॉजी ली है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब ये क्या होता है, कहते हैं कि द नॉलेज ऑफ सेवरल डिसिप्लिन्स, अलग अलग बहुत सारी चीजों की जब आपको नॉलेज मिल जाती है, ठीक है, अगर एक ही प्रॉब्लम के लिए आप यूज कर रहे हैं और अदला बदला करके उसको यूज कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि जरूरत ही ऐसी है, क्योंकि आपको एक क्लियर कंक्लूजन पे पहुंचना है, तो उसके लिए जरूरत है आपको। ठीक है,
तो आप मल्टीपल चीजों की नॉलेज वहां पे इंटीग्रेट कर रहे हो, इकट्ठी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सबको एक एक करके अलग अलग करके आप उसको रीड आउट करोगे या समझोगे, नहीं, वो इकट्ठा ही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो दैट इज योर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। क्लियर है ये चीज? हाँ जी सोनिया, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आता है बायसनेस। तो बायसनेस मैंने क्या बोला था कल, कि आप अपनी पर्सनल फीलिंग के अकॉर्डिंग रिसर्च नहीं परफॉर्म करेंगे। एक दिन आपको फीवर है, आपको हेडेक है, और आपने जो रिसर्च की 4-5 लाइनें लिखी थी वो सारी की सारी गलत लिख ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ बायसनेस। ठीक है, तो किस तरह की बायसनेस होती है? एक होती है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। हो सकता है एक न्यूज रिपोर्टर है जो आपको रिसर्च करने पे मतलब करने ही नहीं दे रहा, ठीक है, वो बाहर से इतना प्रेशराइज कर रहा है आपको कि आप ना कर पाओ, तो वो होता है आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ये पॉजिटिव में भी हो सकता है एंड इट कुड बी नेगेटिव, इन नेगेटिव ऑल्सो। नेक्स्ट आता है मेरे पास पर्सनल बायसिंग। पर्सनल बायसिंग क्या होती है? जो खुद की बायसिंग होती है। किसी दिन हमने मतलब मुझे भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा है, तो मैंने जो रिसर्च थी उसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे लिख दिए, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे लिख दी। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपकी सेल्फ एक्सपीरियंस कुछ और होगा, आपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसमें लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। एक्सपीरियंस हमने किसके काउंट करने हैं? जो एक्सपर्ट्स के ऑलरेडी पब्लिश्ड होंगे, ठीक है, एक्सपर्ट्स की राय लेनी है। तो जिसको बोल दिया जाता है लिटरेचर। जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं, एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन होंगे, ठीक है, जो कि एक्सपर्टाइज लोगों ने दिए, हम सिर्फ उनकी चीजों पे जो है बेस बनाएंगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वर बायस। ऑब्जर्वर बायस क्या हो गया कि एक रिसर्चर ने रिसर्च की, उसने कुछ और मीनिंग इंटरप्रेट किया, दूसरे रिसर्चर ने किया और उसका कल्चर कुछ और था, वो किसी और बैकग्राउंड से, उसने कुछ और ही मीनिंग निकाल दिया उसका। तो ये भी चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए, इस तरह का फैक्टर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेंसी बायसिंग। अब एक्सपेक्टेंसी में क्या है कि जो आपको रिजल्ट चाहिए था ना, आपका रिसर्च परफॉर्म होने के बाद वही रिजल्ट आउटपुट में देना चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट एक आता है हमारे पास प्लेसिबो बायसिंग। ये इंपॉर्टेंट है, प्लेसिबो बायसिंग याद रखना है आपको। अब ये क्या कहता है प्लेसिबो बायसिंग? मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप लोग एक फॉल्स ट्रीटमेंट देते हो, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा आता है, कहता मेरे चोट लगी है, ठीक है, तो आपने ना हल्का सा वहां पे ऑयल लगा दिया उसके हाथ में, तो उस बच्चे को क्या लगा, अच्छा ठीक है ऑयल लगा दिया, मम्मा ने दवाई लगा दी तो इट विल बी ऑल राइट, ठीक है। तो आपने एक फॉल्स ट्रीटमेंट देनी है लोगों को, ठीक है, एक दिलासा देना है, और दिलासे से वो बंदा ठीक होने की कोशिश होगा, ठीक है। सो दैट इज योर प्लेसिबो बायसनेस। कहता है कि यहाँ पे होता क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव आती है आपको, ठीक है, एक विश्वास आता है और उस विश्वास के बेसिस पे आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, दैट इज योर प्लेसिबो बायसनेस। तो इस तरह के भी फैक्टर्स आते हैं रिसर्च में, ठीक है, कि आप खुद ही अज्यूम कर लो और उसके बेसिस पे रिजल्ट निकाल दो क्योंकि उस चीज पे भरोसा बहुत है आपको। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे कंसीडर की है कि प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है। कहते कि आप किसी को बेटर फील करवा रहे हो, ठीक है, आप उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। जो आपने उसको ट्रीटमेंट दिया ना, वो हो सकता है सच भी हो सकता है और वो फेक भी हो सकता है। बट क्या होगा, आपने एक नकली सी दवाई दी, एक शुगर पिल दे दी उसको सपोज, ठीक है, आपने बोला आप इसको खाने से बिल्कुल सही हो जाएंगे, उसने ये पिल खाई जो कि एक शुगर की पिल थी, कोई मेडिसिन नहीं थी, बट ये इसने फील बेटर हो गया, ये ठीक है, इसने बेटर फील करना शुरू कर दिया। सो दैट इज योर प्लेसिबो इफेक्ट। ये याद रखना है, ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट। राइट है यहां तक? चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी क्या होती है, कल मैंने 2-3 वर्ड्स लिखे थे, आरसी, है ना। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी। मतलब आप बार बार टेस्ट भी परफॉर्म कर रहे हैं, आपको सेम ही रिजल्ट मिल रहा है। मतलब क्या, आप वेरीफाई करते रहो, उसको वेरीफाई करते रहो तभी सेम रिजल्ट आएगा। मतलब इट इज वेरीफाइबल, कंसिस्टेंट, ठीक है, सेम रिजल्ट देता है, दैट इज योर रिलायबिलिटी। ये हमने कल डिस्कस किया था। तो इसकी एक एग्जांपल देती हूँ मैं।
आपने कुछ बच्चों पे रिसर्च किया कि वो जितना टेलीविजन देखेंगे ना उतना ही उनकी परफॉर्मेंस पे जो है वो असर पड़ेगा। आपने 1 वीक पहले जाकर के उन बच्चों पे टेस्ट किया, ठीक है। अब आप दूसरे वीक फिर से जाकर के क्या कर रहे हैं, दोबारा से टेस्ट परफॉर्म करके देख रहे हैं कि अगर उन्होंने टीवी देखा है उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। पहले वीक में भी आपको उतना ही पता लगा कि 10% बच्चे खराब हो रहे हैं। सेकेंड वीक में जब टेस्ट किया था तब भी आपको यही पता लगा कि 10% जो बच्चे हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनी थी रिजल्ट में, राइट। आपने बार बार क्या किया, टेस्ट किया, फिर से रीटेस्ट किया, फिर से रीटेस्ट किया, अभी भी सबका आंसर क्या है हमारे पास, कंसिस्टेंट रिजल्ट है। इट मींस आपका जो रिसर्च है दैट इज रिलायबल। ये चीज क्लियर होगी। सो दिस इज योर रिलायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है, आप एक बार इसको रीड आउट करें। टेक 30 सेकेंड्स, ये रीड आउट करो और मुझे बताओ। डन है। हाँ जी, डन है सोनिया मैम। क्लियर है आई थिंक रिसर्च रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। डन, वेरी गुड। तो आप मुझे एक बार ये बताइए, कल हमने ये किया था एपिस्टेमोलॉजी, इसका क्या मीनिंग था। अपने साथ साथ अपना स्टडी कंटिन्यू रखना है, ठीक है। डेली का लेक्चर डेली ही कंप्लीट डन कर लेना है। एपिस्टेमोलॉजी क्या था हमारे पास। ठीक है, इसका मीनिंग बता दीजिए एपिस्टेमोलॉजी किस वर्ड से रिलेटेड था। यस, वेरी गुड, इट वाज रिलेटेड टू योर नॉलेज, ठीक है। चलिए, एक हमने चीज पढ़ी थी वैलिडिटी, थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी थी, इसका मीनिंग क्या था। रिलायबिलिटी के साथ हमने वैलिडिटी भी पढ़ी थी। हाँ जी, वैलिडिटी क्या थी। हाँ, ठीक है, द वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। वैलिड तब माना जाएगा कि जो आपने एक्चुअल में करना था, क्या आप उसी डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं ना, सब रूल्स, सब प्रोसीजर, मेथड्स, मेजर्स। यस, अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्या है वो आपका वैलिड है। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ टाइप्स हैं रिलायबिलिटी की। टाइप्स मैं ले रही हूँ कुछ। अगर मैं बात करूं इन्फ्रेंस के हिसाब से, उसको एनालाइज करने के हिसाब से, तो एक हो जाता है इंटरनल, एक हो जाता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो रिलायबिलिटी की बेसिक टाइप इन्फ्रेंस के अंडर, ठीक है, मैं एक अभी फ्लो चार्ट दिखाऊंगी आपको। तो एक्सटर्नल क्या होता है कि अलग अलग टेस्ट के बीच में जो फर्क निकलेगा आपका, ठीक है, रिजल्ट में फर्क जो निकलेगा दैट इज योर एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। अगर एक ही टेस्ट के अंदर आप मल्टीपल, मतलब क्या कर रहे हैं, सपोज एक ही टेस्ट है, आपने इसको 3 मॉड्यूल्स में कर लिया डिवाइड, यहाँ पे टेस्ट करके देख रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट करके देख रहे हैं, यहाँ पे भी टेस्ट करके देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कंसिस्टेंसी फॉलो हो रही है, दैट इज योर इंटरनल रिलायबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो रिलायबिलिटी है, एक चीज तो हमने कल भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू योर कंसिस्टेंसी और यू कैन से वेरीफाइबिलिटी। और दूसरी चीज है इट इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद योर स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबल का मतलब है कि चेंज ना होना, वैसा ही रहना, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आई थिंक ये कंसिस्टेंसी से रिलेट कर रहा है, बट स्टेबल का मतलब होता है बिल्कुल स्टेबल रहता है हमेशा, ठीक है। जो उसकी क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, इट इज ऑलवेज इन द स्टेबल स्टेट
प्लस नॉट लाइकली टू चेंज, स्टेबल का मतलब तो यही है, नॉट लाइकली टू चेंज, जो चेंज ना हो। प्लस कंसिस्टेंसी का मतलब हमें पता है बार बार टेस्ट करने पर भी सेम रिजल्ट जो है वो मिलना। तो आई कैन कंक्लूड दैट जो रिलायबिलिटी है इसमें दो चीजें आ गई हमारी, एक तो हमारी मेजर चीज है कंसिस्टेंसी एंड सेकेंड इज योर स्टेबिलिटी। ठीक है, कि चेंज ना होना। यस, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग। इसके फर्दर हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। देखिए टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स को किस तरह से याद करना है इंपॉर्टेंट है, बीच में से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, मतलब रिलायबिलिटी जैसे कि पता है आपको, ठीक है, कंसिस्टेंट रिजल्ट मतलब एक्यूरेसी, हमारी एक्यूरेसी। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी में। फर्दर हमने बात की थी, एक हो जाता है हमारे पास एक्सटर्नल, एक हो जाता है हमारे पास इंटरनल। अब देखिए एक्सटर्नल के लिए भी कौन कौन सी आपकी कैटेगरी होगी और इंटरनल के लिए कौन कौन सी कैटेगरी होगी। ठीक है, यहीं पे मैं दूसरे मार्कर से आपको हाईलाइट कर दूंगी। तो स्टेबिलिटी के अंदर हमारे पास आता है एक टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। अब यहाँ पे टेस्ट रीटेस्ट क्या होता है, आपने बार बार रेपिटेशन परफॉर्म करके देखनी है, बट सेम मेजरमेंट का टेक्निक आप यूज कर रहे हो अगली बार भी। ठीक है, सेम चीजें हैं, सेम बंदों पे कर रहे हो, सब कुछ सेम है, बट करना क्या है, आपको बार बार करना है। ठीक है, रिपीटेड रिपीटेड करना है। तो वो क्या है मेरे पास, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म का क्या मतलब होगा, अगर आपने सपोज रिसर्च कर रहे हैं, आपने एक सर्वे ए का क्वेश्चन सेट बना लिया, एक आपने सर्वे बी का क्वेश्चन सेट बना लिया, 10 बंदों में ये बांट दिया आपने और 10 अदर पीपल में आपने ये बांट दिया, और अब रिजल्ट कंपेयर कर रहे हो कि इन 10 लोगों ने क्या आंसर दिया था और इन 10 लोगों ने क्या आंसर दिया था। ठीक है, अब आप कंपेयर करोगे उन चीजों में, दैट इज योर पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। ठीक है, दैट इज योर पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। अब इंटर आइटम, इंटर आइटम क्या होगा, इंटरनली हो रहा है। ठीक है, इंटरनली हो रहा है। एक ही टेस्ट के अंदर सपोज ये आपका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, इसके लिए आपने टेस्ट परफॉर्म किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 के लिए, कैरेक्टरिस्टिक 3 के लिए, मतलब विद इन टेस्ट। तो ये किस कैटेगरी में आ गया हमारे पास, इंटरनल में। अब इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या हो गया, इंटर रेटर मतलब आपने क्या करना है, अलग अलग लोगों से जानने की कोशिश करनी है कि उनका परसेप्शन क्या है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, द कंसिस्टेंसी ऑफ द जजमेंट ऑफ सेवरल रेटर्स। रेटर्स मतलब जो आपको अलग अलग रिस्पॉन्स दे सकते हैं, अलग अलग लोग। ठीक है, जो परसेप्शन दे पाएंगे आपको। ठीक है, और जो रेटिंग दे सकते हैं वो हो गए हमारे पास रेटर्स, मतलब जो परफॉर्मेंस को दे सकते हैं आपको, परसेप्शन को। हाउ दे सी अ फिनोमिनन और इंटरप्रेट सम रेस्पॉन्सेज। तो ये हो गया हमारा इंटररेटर। स्प्लिट हाफ में क्या होता है, आपने क्या किया, यहाँ में मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको डिवाइड किया था इंटरनली। अब मैंने क्या किया, 2 मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 में डिवाइड कर दिया, मतलब उसको ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ कर दिया, और उसकी रिलायबिलिटी चेक करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, दैट इज योर स्प्लिट हाफ। अगेन दिस इज योर इंटरनल। एक्सटर्नल में कौन सा आ गया हमारे पास, टेस्ट रीटेस्ट। ठीक है, अब कैटेगरीज चेक कर लेते हैं किसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है, बार बार रेफर होगा। ठीक है, आपको रिवाइज हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी होगी एक्सटर्नल में, जैसे कि टेस्ट रीटेस्ट हो गया एंड आपका क्या हो गया, इंटररेटर। समझ आ गया, टेस्ट रीटेस्ट मतलब बार बार करके देखना। ठीक है, ओवर द टाइम, ओवर द टाइम बार बार करके देखेंगे। एंड इंटररेटर भी क्या हो गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेटर्स जो रेट कर सकते हैं, जो अपनी परसेप्शन दे सकते हैं, उनके साथ आप मेजरमेंट करके रिलायबिलिटी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इंटरनली में क्या हो गया, एक हो गया स्प्लिट हाफ, एक आपने एक और किया था आइटम पे, इंटर आइटम। ठीक है, ये था आपका इंटर आइटम। आप 1 मिनट लीजिए और ये कंप्लीट स्लाइड रीड आउट करिए, जो मैंने बोला ये वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। डेफिनेशंस रीड आउट करिए, ये पहले लर्न कर लीजिए, रीड भी नहीं, आप लर्न कर लो इस चीज को।
आप डन करके मुझे बताना है यहाँ पे डन हो गया करके, ठीक है। डन, ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग फर्दर कैटेगरी। अब ये दोबारा से रीड आउट करिए, इसको इसको लर्न करिए, मैं इसमें से क्वेश्चन पूछूंगी अभी आपसे। सेम सेम डेफिनेशन ही है, दोबारा चेक करिए इसको और साथ में लर्न कर लीजिए, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। डन ना, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए पैरेलल फॉर्म में क्या था। पैरेलल फॉर्म में वहां पे लाइन क्या लिखी हुई थी, यहाँ पे डायग्राम भी है, पैरेलल फॉर्म में क्या था। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। मतलब अलग अलग वर्जन्स ले लेने हैं, ठीक है, मतलब सिमिलर तरह का ही होगा, इक्वलेंट होगा, बट अलग अलग लेने हैं आपने। जैसे ये लिया हुआ है यहाँ पे सर्वे 1 सर्वे 2, ठीक है। और किससे करवाया आपने, उन्हीं कस्टमर से करवाया। इंटर रेटर का मतलब क्या था, अलग अलग लोगों से राय लेनी है, ठीक है। इंटर रेटर अलग अलग, इंटर का मतलब ही टू होता है, टू और मोर होता है, ठीक है, टू और मोर। तो रेटर मतलब जो रेटिंग कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। तो टेस्ट रीटेस्ट का मतलब क्या था, हाँ, कि मतलब वही सेम कस्टमर से, कस्टमर मतलब एन कस्टमर से, उन्हीं कस्टमर से दोबारा भी कर रहे हो कुछ टाइम बाद, ओवर द टाइम, ओवर द टाइम आप टेस्टिंग करके देख रहे हो, रिलायबिलिटी चेक कर रहे हो।
इंटरनली क्या था हमारे पास कि एक एक बस अंदर डिटेल में चले जाओ, एट्रीब्यूट 1, कैरेक्टरिस्टिक 1, कैरेक्टरिस्टिक 2, हर एक चीज के लिए आप जो है कंसिस्टेंसी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे डिटेल में सारे 4 के 4 जो है मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपने ये 4 के 4 रीड आउट करने हैं, ठीक है। मतलब समझना इन चीजों को, जो मैंने बार बार अभी बोला है इसमें वही चीजें होंगी एग्जैक्टली। जो चीज नई बताने वाली है वो ये है इंटरनल कंसिस्टेंसी। जैसे कि अभी हमने बात की थी, एक एक कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या था, विद इन द टेस्ट आइटम हम लोग चेक कर रहे हैं, सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, सिमिलर रिजल्ट आने चाहिए तभी कंसिस्टेंसी मानी जाएगी। अगर कंसिस्टेंसी होगी तो तभी रिलायबिलिटी मानी जाएगी कि वो रिलायबल है। तो इसको करने के दो मेथड्स हैं बेसिकली। एक है एवरेज इंटर आइटम, मतलब सब एक एक आइटम पे निकालो और फाइनली एवरेज कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। कि अगर वो मैं बोलूँ 60% से ज्यादा है तो मैं बोल दूं रिलायबिलिटी है, कुछ स्टैंडर्ड्स आपको सेट करने पड़ेंगे। अगर 60% से क्या है हमारा, कम है 60%, तो क्या बोलेंगे हम लोग, वो सेट हमारा रिलायबल नहीं है। तो इस तरह से आप लोग एवरेज वाला कर सकते हो या फिर स्प्लिट हाफ वाला कर सकते हो। जितना भी टोटल था उसको हाफ हाफ में कर लो, एक बार यहाँ पे लगा लो, एक बार यहाँ पे लगा लो। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। स्प्लिट हाफ नाम से पता लग रहा है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। तो इस तरह से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यस, ठीक है। तो यहाँ तक है। नेक्स्ट आपका है, देखो डायग्राम चेक करते हैं। अब देखो बार बार सेम रिजल्ट तो आ ही रहा है, सेम रिजल्ट है। अगर सेम रिजल्ट है तो मैं मानूंगी इट इज कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है मैं मानूंगी इट इज वेरीफाइबल। अगर वेरीफाइबल है मैं बोल दूंगी इट इज रिलायबल। बट जो मुझे चाहिए था क्या वो हुआ है, वो नहीं हुआ। हमने तो यहाँ लगाने था ना, निशाना तो यहाँ चाहिए था हमें, हम तो बाहर लगा रहे हैं। मतलब इट इज रिलायबल बट नॉट वैलिड। ये नीचे वाली चीज पे मैं बाद में आती हूँ। इट इज रिलायबल बट नॉट वैलिड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, वैलिड तो है, एक तो रिजल्ट आ गया ना पास में हमारे, वैलिड तो है भाई, ठीक है। जो हम करना चाहते थे वो अचीव हुआ है एक बार। बट क्या ये रिलायबल है, एक बार तो आ गया बट हर बार भी तो आना चाहिए था। ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ आ रहा है, कंसिस्टेंसी यहाँ पे सेम रिजल्ट नहीं है। तो अगर सेम रिजल्ट नहीं होता तो नॉट रिलायबल। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, कहता है नॉट रिलायबल नॉट वैलिड। अब देखो यहाँ पे क्यों इन्होंने नॉट वैलिड बोला है। एक तो हमने मतलब बार बार कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए था, एक ही जगह पे वो चीज तो आई नहीं। नॉट रिलायबल कहता है कि एक रिजल्ट तो यहाँ पे वैलिड पे आया है बट आधे के आधे सैंपल पे आपका बिल्कुल भी सही परफॉर्म नहीं किया आपने, आपका प्रोसीजर सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने बिल्कुल आधे पे तो कोई मेजरमेंट लगाई ही नहीं, आधे पे ही सारी की सारी मेजरमेंट लगा दी है। तो नॉट रिलायबल नॉट वैलिड। अगर आपका सेंटर पे निशाना लगा, मतलब ये स्टेबल भी है, हर बार सेम रिजल्ट भी आया, सेम ही जगह पे कर रहे हैं, प्लस जो चाहिए था वो भी हो गया, रिलायबल भी है एंड वैलिड भी है, राइट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम लोग प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पे, ठीक है। रिलायबल को बोल देंगे हम लोग प्रिसीजन, ठीक है। वैलिड को चेक करते हैं हम लोग एक्यूरेसी के हिसाब से, जैसे कि आपने बताया, राइट ना। तो क्या है, रिलायबल होगा तो बोल देंगे प्रिसीजन है, वैलिड होगा तो बोलेंगे एक्यूरेट है, नॉट वैलिड होगा तो बोलेंगे इनएक्यूरेट है, नॉट रिलायबल होगा तो हम लोग बोल देंगे इम्प्रिसाइज डेटा सेट है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फर्क है, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में क्या फर्क है। आई होप ये डायग्राम क्लियर है बिल्कुल। इस डायग्राम में क्या हुआ था, ये यहाँ पे वही चीज लिखी है, जब रिलायबल होगा तो कंसिस्टेंट हुआ। वैलिड का मतलब आपको पता है, जो मेजरमेंट हमने फॉलो किया, द वे ऑफ डूइंग, ठीक है। जो हमने एक्चुअल में करना था क्या हम वही कर रहे हैं, भटक तो नहीं गए। तो ये वो चीज है, ठीक है। तो जो हमने डायग्राम में पढ़ा है ये चारों वही चीजें बताई गई हैं, बस रिलायबल की जगह कंसिस्टेंसी वर्ड यूज हुआ होगा एंड वैलिड की जगह पे यहाँ पे मेजरमेंट वाला वर्ड जो है वो यूज हुआ है। अब चलते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने बताया द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है कि सबसे पहले एक आपको स्टैंडर्ड
दिया हुआ है, आपने उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है। मतलब आपको बोला है कि रिलायबिलिटी 1 होनी चाहिए तब मैं कंप्लीट मानूंगी। ठीक है, आपकी क्या वैल्यू है, ये 0 आप बोल दो कुछ भी है, 0.9, 0.8, 0.7, आप इस तरह से करके देख रहे हैं बार बार टेस्ट, और इस 1 के कंपैरिजन में लेके आ रहे हैं कि क्या मैं वहां तक पहुंचा कि नहीं। मतलब ये चीज क्या हो गई है हमारे पास, ये चीज होगी हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है मैंने। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। तो वही होती है हमारी एक्यूरेसी, जब आप बार बार करके देखते हैं टेस्ट और मेजर करते हैं एक्चुअल मेजरमेंट के साथ अपनी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज थी उनको। ठीक है, हर बार मैच करके देखना है। बट प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन होता है इनका आपस में चेक लगाना, इनका आपस में चेक लगाना। ठीक है, तो आपको पता ही है जैसे अभी हमने किया था रिलायबिलिटी में, कौन सा वर्ड किया था हमने, प्रिसीजन का। ठीक है, प्रोसीजर का मतलब क्या था, आपस में चेक लगाना कि एक बार यहाँ पे हुआ है, एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, इनका आपस में क्या रिलेशन है, कितना गैप है, कितना फर्क आ रहा है हमारा। ठीक है, सो दैट इज योर प्रोसीजन। यहाँ पे कोई वो नहीं है, आप एक मतलब एम को लेकर नहीं चल रहे, उसके साथ कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे आपस में कंपैरिजन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपस में ही सारी कंपैरिजन है। राइट, सो दिस इज योर एक्यूरेसी एंड प्रोसीजर। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, यहाँ पे एक दूसरे के साथ करना है, यहाँ पे एक ही सिंगल फैक्टर है जिसके साथ हर बार मैच करना है। यहाँ पे क्या है, आपस में लड़ते रहेंगे ये लोग, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। यहाँ पे क्या है, स्टैटिस्टिकल बायसिंग हो सकती है, और यहाँ पे क्या है, हर बार वेरिएबल अलग अलग ही रिजल्ट आएगा। यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर आएगी आपकी, सिस्टमैटिक एरर बायसनेस ही होती है हमारी। ठीक है, किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल वे में कोई प्रॉब्लम हो गया, दैट इज योर सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर क्या होता है हमारे पास, जब क्या होती है, प्रोबेबल एरर्स आ जाए, मुझे पता ही नहीं है क्या एरर आएगी, कभी भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है, और जब कभी भी कोई भी आती है उसको हम लोग नाम देते हैं नॉइज का। ठीक है, जब कभी भी कोई भी चीज आती है एज अ प्रॉब्लम, द नेम गिवन टू इट दैट इज योर नॉइज। ठीक है, और एक और चीज, जो आपका सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर है, आप किस में दोगे, ये होती है हमारे इसके अंदर टाइप्स। आप लोगों ने यहाँ पे नोट कर लेना है जब आप नोटबुक पे करोगे। ठीक है, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी जब आप चेक करते हो, तो यहाँ पे आपके दो तरह के एरर्स आने के चांसेस रहते हैं मोस्टली। पहला होता है हमारा सिस्टमैटिक एरर आने के चांसेस रहते हैं, एंड जो सेकंड है हमारा दैट इज योर, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, रैंडम एरर। ठीक है, कहते रैंडम एरर तो कभी भी कुछ भी आते रहते हैं, कई बार हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो ये बात याद रखनी है एग्जाम के लिए। कौन से एरर्स इग्नोर हो सकते हैं, जो रैंडम एरर्स होते हैं दे यूजुअली इग्नोर्ड, बट जो सिस्टमैटिक एरर होते हैं, जो बायसनेस की वजह से आते हैं, इनको आपको प्रायोरिटी दे करके रिमूव करने पड़ेंगे। यू हैव टू करेक्ट दीज काइंड ऑफ एरर्स, मस्ट बी करेक्टेड, मस्ट बी करेक्टेड। ठीक है, ये आप नोट कर लो इस चीज को। क्लियर है यहां तक? राइट ना, तो ये था हमारा रिलायबिलिटी। चलते हैं वापस हम लोग टॉपिक पे। चलिए, तो एक बार ये डेफिनेशंस पढ़ लीजिए आप। दिस डेफिनेशन ऑफ योर रिलायबिलिटी एंड दिस डेफिनेशन ऑफ योर वैलिडिटी, फिर इसके बाद हम वैलिडिटी के टाइप्स करेंगे। हाँ जी, डन है सोनिया।
वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब वैलिडिटी हम लोग बहुत बार इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने ये स्लाइड रीड आउट कर लेनी है, इसमें भी वही चीजें ही हैं, ठीक है, कि क्या चीज होती है वैलिडिटी, मतलब मेजरमेंट, क्या हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो एक्चुअल में ओरिजिनली हमने करना था, ठीक है। तो मैं यहाँ से चल रही हूँ। वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर, ठीक है। यही चीज हम पढ़ रहे हैं बार बार। कहते हैं कि यहाँ किस किस बातों पे है ये। द क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी इज रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री गिवन पॉइंट्स। कौन कौन सा? एक, फॉर्म ऑफ टेस्ट, किस तरह का फॉर्म है टेस्ट का, उसका पर्पस क्या है, वही अचीव कर रहे हैं ना हम लोग। द पॉपुलेशन फॉर हुम इट इज इंटेंडेड, बेसिकली इसका टारगेट क्या है, एम क्या है, जिसके लिए बना रहे हो, क्या उस चीज को भी आप लोग कर रहे हो यहाँ पे, उनके अकॉर्डिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये तीन इसकी बेसिस है, फाउंडेशन है वैलिडिटी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नाउ वी आर हैविंग काइंड्स ऑफ वैलिडिटी। सबसे पहले जैसे हमने बात की थी रिलायबिलिटी में, ठीक है, उसको समझने के तौर पे, इन्फ्रेंस के तौर पे मैं बोल सकती हूँ, स्टडी के तौर पे ये हो सकता है आपका इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक बेसिक कैटेगरी, दैट इज कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी। आप इसके अंदर भी मत लीजिए चाहे इसको। कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी के फर्दर तीन टाइप्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दो दो तीन टाइप्स हैं, आप लोग ऐसे कीजिए। द काइंड्स ऑफ वैलिडिटी, एक तो इन्फ्रेंस वाला हो गया है ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी मैं स्किप कर रही हूँ, आगे टाइप्स के अकॉर्डिंग करते हैं। इस पे भी आते हैं, डायग्राम पे भी। तो सबसे पहले मैं करने लगी हूँ फेस एंड कंटेंट वाला, ठीक है। वैलिडिटी के अंदर फर्स्ट टाइप कंसीडर करिए, आप नोटबुक पे लिखना इस तरह से। फर्स्ट इज योर फेस वैलिडिटी, सेकंड हम चेक करते हैं कंटेंट वैलिडिटी। ये बेसिक टाइप्स हैं आपकी वैलिडिटी की, ठीक है। अभी मैं दो ही डिस्कस कर रही हूँ, पहला फेस एंड दूसरा हो गया हमारा कंटेंट, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो पहले हम लोग फेस एंड कंटेंट पढ़ते हैं। तो फेस वैलिडिटी क्या होती है, साथ साथ लर्न करना है। फेस वैलिडिटी क्या है, आपने क्या इस तरह के टूल्स यूज किए हैं, ठीक है। टूल मेजर्स द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द ले पर्सन, मतलब जो नॉर्मल पर्सन है, मतलब नॉर्मल पीपल है, क्या उनके अकॉर्डिंग आपने बनाया है ना, मतलब वो देखने में भी बाय फेस भी अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल लोगों के लिए बनाया है आपने, वो यूज कर पाएंगे उसको, ठीक है। आउटर व्यू उसका ऐसा है कि नहीं है, दैट इज योर फेस वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या है हमारा, यहाँ पे आपने कंटेंट से याद रखना है थ्योरी। थ्योरी, टूल measures the content according to an expert based on theory। एक अगर एक्सपर्ट बंदा उस कंसेप्ट को बता रहा है, उस कंटेंट को बता रहा है, मतलब उस थ्योरी को बता रहा है, क्या उसकी आपकी वैलिडिटी उस हिसाब से है ना, आपकी मेजरमेंट उसी हिसाब से कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये मेरी दो कैटेगरी हुई, एक फेस एंड कंटेंट। दोबारा से रीड आउट करते हैं फेस एंड कंटेंट वाला। पहला पढ़ा हमने फेस, सेकंड पढ़ा हमने कंटेंट। तो फेस वैलिडिटी क्या है, क्या डज द टेस्ट अपेयर टू टेस्ट व्हाट इट एम्स टू टेस्ट, मतलब जो नॉर्मल ले पर्सन है, जो आपका टारगेट है, उनके लिए ही बना रहे हो ना, ठीक है। वो सही बनाया ना आपने, जो आपका एम था वही अचीव किया कि नहीं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कंटेंट रिलेटेड, जो मैंने आपको बोला थ्योरी, एक्सपर्ट लोगों की थ्योरी बोल सकते हो, या बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट होना चाहिए, मतलब अप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए, दैट इज द वैलिडिटी चेक अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट रिलेटेड चेक हो गया, ठीक है। डन होगी ये चीज। ये हमने पढ़े अभी दो तरह के, पहला है फेस, दूसरा है कंटेंट। अब दूसरी और कैटेगरी पे आते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, ये वाली क्राइटेरियम वैलिडिटी। इसको मैं ना 3 नंबर दे दूं, ठीक है। पहला फेस था, दूसरा कंटेंट था, थर्ड में दे रही हूँ क्राइटेरियो। क्राइटेरियन मतलब अलग अलग क्राइटेरिया पे वैलिडिटी कौन सी लगा, चेक कौन से। क्राइटेरिया वैलिडिटी के अंदर आपकी 3 टाइप्स आती हैं, 3 टाइप्स हैं, 1 2 3। कौन कौन सी, एक है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, एक आती है आपके पास कॉन्करेंट, साथ साथ साइमल्टेनियस वाली। अब बताती हूँ मैं ये क्या चीजें हैं। एक आती है आपकी पोस्ट डिक्टिव
वैलिडिटी, पोस्ट डिक्टिव। ठीक है, ये तीनों डिस्कस करते हैं अब हम लोग पहले। तो क्राइटेरियन के अंडर कौन कौन सा था हमारे पास? एक था प्रिडिक्टिव, एक था कॉन्करेंट, और थर्ड था हमारे पास, तीसरी चीज थी हमारे पास पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी। नीचे दिया हुआ डिटेल में पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी। अब देखो, अब यहाँ पे क्या चीज होगी, प्रिडिक्टिव का मतलब क्या है, पहले से एक बेंचमार्क सेट है, आपने उसके अकॉर्डिंग मैच करके देखना है। ठीक है, आप बोलो कि बच्चों की इतनी परफॉर्मेंस होनी ही चाहिए थी, क्या आपने वो एम अचीव किया कि नहीं अचीव किया? डज द टेस्ट प्रिडिक्ट लेटर परफॉर्मेंस ऑन द रिलेटेड क्राइटेरिया? क्या आपने इस तरह से वैलिडिटी परफॉर्म करी कि फ्यूचर में जो उसकी जरूरत होगी, ठीक है, जो बेंचमार्क होगा उसके अकॉर्डिंग आपने पहले से प्रोडिक्शन लगा करके उसके अकॉर्डिंग वैलिडिटी परफॉर्म की है। अगर पहले से करोगे तो वो हो गया प्रेडिक्टिव, ठीक है, फ्यूचर वाली लेकर के करोगे। अब पोस्ट में मतलब क्या हो गया, पहले ही आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, टेस्ट स्कोर्स, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है सारी चीजें चलाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज योर पोस्ट डिक्टिव। कॉन्करेंट का मतलब क्या होगा कि साथ साथ आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग टेस्ट हुए होंगे, उनके आपके पास टेस्ट स्कोर होंगे कि कितना कितना टेस्ट स्कोर आया। अब आप जब अपनी वैलिडिटी परफॉर्म कर रहे हो, आपने इसके साथ साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली मैच करके देखना है कि क्या आप साथ साथ सही बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। दैट इज योर कॉन्करेंट वैलिडिटी। ठीक है, तो यहाँ दोबारा से पढ़ते हैं इस चीज को। चलिए दोबारा से रीड आउट करते हैं। क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी के अंदर था प्रिडिक्टिव, कॉन्करेंट, द नेम आई गेव दैट इज साइमल्टेनियस वाला, देन पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी। तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या थी? पहले, ठीक है, टेस्ट स्कोर्स आर कलेक्टेड बिफोर द अकरेंस ऑफ द क्राइटेरिया। तो मतलब ये प्रिडिक्ट कर रहे हो आपके फ्यूचर में ऐसे ऐसे चाहिए होगा, उस अकॉर्डिंग बना रहे हो ना। पोस्ट डिक्टिव मतलब टेस्ट स्कोर्स आर कलेक्टेड आफ्टर द अकरेंस ऑफ क्राइटेरिया। अब आपने सब कुछ डन कर दिया, परफॉर्म कर दिया, उसके बाद आपने कलेक्ट कर दिया रिजल्ट, अब तो वैसे भी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चीजें चलानी पड़ेगी। कॉन्करेंट वैलिडिटी में क्या है, साथ साथ आप मेजर करोगे, कंपेयर करोगे टेस्ट स्कोर्स, जो आपके टेस्ट स्कोर्स हैं और जो क्राइटेरिया के ऑलरेडी आपने बेंचमार्क सेट किए हैं, आर साइमल्टेनियसली कलेक्टेड, दोनों कलेक्ट करोगे, कंपेयर करोगे, हर बार दोनों कलेक्ट करोगे, कंपेयर करोगे, सो डेट आपके पास अच्छा रिजल्ट जो है आए। सो दिस इज योर क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी। क्या आपको यहाँ तक क्राइटेरिया वाला रिपीट करें? अब देखो, अब ठीक है, सुनिए, आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि दोबारा रिपीट करूं मैं? दोबारा मैसेज करिए। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता है हमारा प्रोडक्टिव, कॉन्करेंट एंड योर पोस्ट, प्री एंड पोस्ट से आपने जो है वो याद रख लेना है। ठीक है, तो आप इसके मल्टीपल जो है वो एग्जाम्पल्स आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, मतलब किसी भी काम के बेसिस पे ले सकते हो। हाँ, मुझे ना 1-2 सेकंड बाद रिसीव होता है। हाँ, आगे पीछे है थोड़ा सा, तभी मैं टाइम चेक करती हूँ कि कब का मैसेज है करके। चलिए, तो ये थी हमारे पास प्रेडिक्टिव, कॉन्करेंट एंड पोस्ट डिक्टिव। मैंने ना 2-3 स्लाइड्स बार बार इसलिए लगाए हैं कि जब आप पीडीएफ डाउनलोड करो, आपने सारी स्लाइड्स जो हैं वो सारी रीड आउट करनी है, बिल्कुल क्लियर कर लेना, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आए आपको वो चीज क्लियर हो, जैसे भी आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैटेगरी चेक करते हैं वापस। फेस इन कंटेंट मैंने आपको बता दिया। जो हमने यहाँ पे फेस एंड कंटेंट किया है ना, इसको भी आप कैटेगरी दे सकते हो ट्रांसलेशन। टेक्स्ट, टेक्स्ट की जब बात आती है तब ट्रांसलेशन से कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है, ट्रांसलेशन से। तो ये आप दो कैटेगरीज इसके अंदर ले सकते हो। आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि किस कैटेगरी में, मतलब किस टाइप के अंदर कौन सा आ रहा है, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, अब तक कभी आया नहीं है। आपको ये पूछा जाएगा इसके बेसिस पे, इनके बेसिस पे, डेफिनेशंस के बेसिस पे, एग्जांपल के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस पे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और एक है हमारे पास कन्वर्जेंट वैलिडिटी। यहाँ पे एक छोटा सा बताती हूँ मैं। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है, एक चीज इंप्रूव हो रही है, दूसरी चीज भी इंप्रूव हो रही है, मतलब मैं लीनियर रिलेशन निकाल पाऊँ, ठीक है, कन्वर्ज हो रही है दोनों चीजें, इस तरह की वैलिडिटी चेक लगाना आपने, ठीक है। मतलब एक ही परफॉर्मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा है और ये दोनों एक से हैं, आइडेंटिकल हो सकते हैं, एक तरह की चीजें हैं, ठीक है। मतलब मैं बोल दूं, जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतने ही आपके अच्छे स्कोर आएंगे, मतलब दोनों चीजें रिलेट कर रही है यहाँ पे। हार्ड वर्क, जितना हार्ड वर्क करोगे उतने स्कोर आएंगे, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में क्या होता है, मैं बोलूं एक आपकी चेक हो रही है ऑनेस्टी, एक आपकी चेक हो रही है लोनलीनेस, आप कितना लोनली रहना अच्छा लगता है आपको, एक आपकी चेक हो रही है ऑनेस्टी। हालांकि ये दोनों ही जो टर्म्स हैं वो इंटर रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड है, ठीक है। बट एक ऐसा टेस्ट आपको परफॉर्म करना है जिसके बेसिस पे आपको ये भी पता लग जाए और ये भी पता लग जाए, दोनों परफॉर्म कर पाओ, दैट इज योर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ठीक है। अब हम लोग इसका जो है थोड़ा डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। यस, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्करेंट वर्ड भी दिया हुआ है। अब कॉन्करेंट अगर क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया ना तो आपने ये सिंपल लेना है, कॉन्करेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट में क्या है, कहता कि टूल गिव्स सिमिलर स्कोर्स एज अदर टूल्स ऑन द सेम सब्जेक्ट, मतलब एक जैसे चीजों को कंपेयर करना है आपने, एक जैसी चीजों को। डिस्क्रिमिनेंट में क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग चीजों को, अनरिलेटेड चीजों को आपने यहाँ पे मैच करना है। कहता टेस्ट स्कोर से आपने ये जानने की कोशिश करनी है फॉर वेल पीपल एंड लो स्कोर से आप फील कर रहे हो सिक पीपल का। ये अच्छे लोगों का आप वेल पीपल का कर रहे हो, ये कंप्लीटली ऑपोजिट है सिक पीपल का। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो जितने वेल होंगे उतने सिक बढ़ते रहेंगे, नहीं, जितने वेल कम होते रहेंगे उतने सिक कम होते रहेंगे, नहीं, ये बिल्कुल अलग है। अगर हाई स्कोर आता है तो वेल पीपल है, अगर लो स्कोर आता है तो वो सिक पीपल है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम लोग दोबारा इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं फॉर क्लैरिटी। चलो, कन्वर्जेंट मैंने बोला कि इस तरह से जाएगा, मतलब दोनों की आपस में क्या होगी, एग्रीमेंट होगी, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, कोऑर्डिनेट करके। अगर एक ज्यादा होगा तो अगला भी ज्यादा होता रहेगा, ठीक है, अगला भी ज्यादा होता रहेगा। मतलब आप बोल सकते हो हाई को रिलेशन है दोनों में। अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हो आप, डिस्क्रिमिनेंट की यहाँ पे क्या है, लो को रिलेशन है, आपस में इतने लिंक नहीं करते वो लोग, बट फिर भी हमें करना है क्योंकि वैलिडिटी चेक करनी है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो फिर भी हमें चेक करना पड़ रहा है। दोनों ही वेरिएबल क्या है, अनरिलेटेड है, फिर भी हमें चेक करना पड़ रहा है क्योंकि हमें वैलिडिटी चेक करनी है। So this is your convergent validity and this is your discriminant validity, जो कि कैटेगरी हमने बनाई है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर, पहली और ये दूसरी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी मैम, यहाँ तक क्लियर है आपका? देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, वेरी गुड। अब हमारी कौन सी कैटेगरी रह गई है, ऊपर चलते हैं एक बार।
सारी हमने एक बार क्रॉस कर लिए। हाँ, सारी हमने एक बार क्रॉस कर लिए। एक बार हम ना इसको रीड आउट करते हैं। यहाँ पे एक दो टर्म्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इन्फ्रेंस वैलिडिटी के अंदर जो स्टडी के हिसाब से हमने की थी, तो दो कैटेगरी बनाई थी हमने, एक इंटरनल वैलिडिटी, एक हो गई हमारे पास एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल, जैसे कि आपको पता है कि इंटरनली कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो इंटरनली मैं बात कर रही हूँ, एक वेरिएबल एंड दूसरा वेरिएबल एक्स एंड वाई के बीच में हम लोग रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, और एक्स एंड वाई एक ही टेस्ट के पार्ट है, एक ही टेस्ट के पार्ट है। इंटरनली वैलिडिटी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं बात करती हूँ कॉज एंड इफेक्ट की, तो आप इसको ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं इंटरनल वैलिडिटी। ये आपकी हो गई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन प्लस आपकी हो जाएगी, यहाँ पे आप एक चीज के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, प्लस आपके पास हो जाएगी ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो आप। सो दिस ऑल इज कंसर्न अबाउट योर कॉज एंड इफेक्ट। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या आता है कि बाहर से जो दबाव है उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी। सपोज करो आपने एक सैंपल स्पेस किया, सैंपल स्पेस लिया है, सैंपल मतलब एक टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल यू हैव टेकन, एंड उन टारगेट पे आप जो है टारगेट पीपल पे कुछ ना कुछ लगा करके देख रहे हो, ठीक है, उनसे सर्वे फॉर्म भरवा रहे हो, और उसी में कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर्स हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, कुछ जो सर्वे फॉर्म है वो इनकम्प्लीटेड रहेंगे, इनकम्प्लीटेड रहेंगे। मतलब एक पर्सन ऐसा नॉन पार्टिसिपेंट था, उसने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के आंसर दिए 10 में से। एक ऐसा बंदा था जिसने 1 क्वेश्चन का आंसर दिया। एक ऐसा बंदा था जिसने सिर्फ 3 के दिए, 7 क्वेश्चन रह ही गए हमारे। तो इससे क्या होगा, बाहर से लोगों की वजह से, बाहर के इन्फ्लुएंस की वजह से हमारी वैलिडिटी खराब होने के चांसेस रहते हैं। सो दिस इज योर एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक बार आप रीड आउट करिए इसको, टेक 30 सेकेंड्स, और आप इन दोनों को रीड आउट करिए, फर्स्ट एंड सेकेंड को।
हाँ जी, ठीक है, डन हो गया यहाँ तक हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो यहाँ पे एक लाइन थी जो कंसिडर करनी थी। जो इंटरनल वैलिडिटी है उसको हम क्रेडिबिलिटी भी बोल देते हैं, एंड जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है उसको हम जनरलाइजेबिलिटी या फिर ट्रांसफरेबिलिटी भी बोल देते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है, कि इंटरनल वैलिडिटी को क्रेडिबिलिटी एंड जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है उसको हम लोग बोल लेते हैं जनरलाइजेबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, डन है यहाँ तक। तो ये हमने करी है आज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की अलग अलग टाइप्स। तो आपने ये जितनी भी स्लाइड्स में जो जो डिफरेंस है आपने सारे ही कंसीडर कर लेने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बन करके आएगा वो आपको किसी भी फॉर्म में वहां पे आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्लियर होनी चाहिए सारी ही चीजें। हाँ जी, मैंने एक ना यहाँ पे एग्जांपल ली थी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की, तो मुझे लग रहा था शायद इसमें कंफ्यूजन होगी, तो मैं ले लेती हूँ करके। तो अब मैं हमने यहाँ पे बात की थी लो कोरिलेशन होता है, लो कोरिलेशन होता है, अनरिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है, तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। द स्कोर ऑफ टू टेस्ट मेजरिंग, एक है सिक्योरिटी एक है लोनलीनेस। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल की थी, कहते थ्योरेटिकली तो कंसेप्ट वाइज तो दोनों रिलेट नहीं कर रहे। इन अदर वर्ड्स, इंडिविजुअल्स अगर कोई बंदा स्कोर हाई कर ले सिक्योरिटी में, तो आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्कोर हाई इन लोनलीनेस ऑल्सो। ठीक है, अगर इसमें ज्यादा नंबर आ गया, उसकी हाई स्कोर हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि लोनलीनेस का भी अलग होगा। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसमें हाई के कॉरस्पॉन्डिंग सिक्योरिटी अच्छी हो सकती है, इसमें लो के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकती है। तो ये दोनों ही क्या है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, किस तरह की वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो आपस में यहाँ पे रिलेशन कोई नहीं है उनका, इस तरह का कोई वैलिडिटी चेक लगाना। तो ये भी आपने एक बार रीड आउट कर लेना है, ये मैंने साथ साथ पढ़ाया है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चेक करिए। फर्स्ट का आंसर, कुछ कुछ कंसेप्ट में साथ साथ समझाऊंगी इसके। आप मेरे को मैसेज में लिख सकते हैं भी क्या आंसर है करके। हाँ जी, सोनिया, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। द फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज, फील्ड वर्क क्या होता है, जो मार्केटिंग वगैरह करते हैं उस तरह के लोग, राइट। हाँ, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, इम्पीरिकल। ठीक है, इम्पीरिकल। अब इम्पीरिकल हमने पढ़ रखा है, बाकी देखिए आप, बाकी किसी के साथ मैच नहीं हो रहा। हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ क्या मैच करना है हमने, एक्सपेरिमेंटल, मैंने आपको बताया था, है तो एक्सपेरिमेंटल है। जब आपको वर्ड दिया होगा इम्पीरिकल, तो आप किससे किसके साथ जाएंगे, इम्पीरिकल वाले के साथ जाएंगे। ठीक है, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज इम्पीरिकल टाइप ऑफ रिसर्च, जहां पे क्या है, आप ऑब्जर्व करते हो, चीजों को समझते हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना एक्सपीरियंस जो है वो बताते हैं आप। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो बताते हैं। कहता था डेटा दस गैदर्ड में बी कंपेयर्ड अगेंस्ट द थ्योरी और हाइपोथेसिस। कोई पहले से कंसेप्ट बना हो सकता है उसके बेसिस पे, या न्यू अजम्पशंस पे भी हो सकता है, बट पहले आप ऑब्जर्व करोगे चीजों को। यू विल ऑब्जर्व एंड मेजर द फिनोमिना। ठीक है, उसके बाद होगा जो भी होगा। यस, चेक द सेकंड क्वेश्चन। Formulation of hypothesis may not be required in,
हाइपोथेसिस मतलब कि जो हम टेंटेटिव स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि इस तरह से प्लान होना चाहिए, इस तरह से चलना चाहिए। हालांकि हमने अभी करना है हाइपोथेसिस, बट फिर भी ये क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटल बोल रहे हैं आप? देखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन हिस्टोरिकल स्टडीज। क्यों? जो हिस्टोरिकल स्टडीज होती है ना, वो पहले से प्रूव्ड होती है। ठीक है, पहले से हिस्ट्री में बोला गया है कि ताजमहल जो है वो आगरा में है। ठीक है, तो हम क्या ही कर लेंगे। ठीक है, व्हाट वी विल डू, आगरा में है तो है। मैं अपनी अजम्पशंस या अपनी कोई टेंटेटिव स्टेटमेंट्स वहां पे नहीं दे सकती। ठीक है, मैं बोल दूं 2.5 की जगह बोल दूं, जैसे हम बोलते हैं ना एग्जाम आपके ना 10 से शुरू होने वाले हैं, पता नहीं 10 से शुरू होंगे, 11 से शुरू होंगे कि 12 से शुरू होंगे, हो सकता है 15 से स्टार्ट हो रहे हो, बट एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दी है आपके टीचर ने। ठीक है, कि आपके एग्जाम जो है वो 10 से स्टार्ट हो सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट जो हिस्टोरिकल स्टडीज हैं वो ऑलरेडी गारंटीड हैं, चीजें ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, छापी गई हैं पहले से, आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है मेरे पास? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में किस चीज की जरूरत नहीं है, कहाँ पे ये यूज नहीं कर सकते, आप हाइपोथेसिस नहीं लगा सकते, कोई टेंटेटिव स्टेटमेंट नहीं लगा सकते हिस्टोरिकल स्टडीज में। बाकी सर्वे में भी आप अपने क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ भी लगा पाएंगे। एक्सपेरिमेंटल में भी आप खुद से ही ऑब्जर्व करें, कुछ भी कर सकते हैं। नॉर्मेटिव स्टडी होती है किसी चीज की अहमियत, मतलब इंपॉर्टेंस को जानना आप बोल सकते हो। ठीक है, किसी चीज की वैल्यू को समझना, तो वहां पे भी क्या है, फॉर्म हाइपोथेसिस आप लगा सकते हो। किसी को कम इंपॉर्टेंस देनी है, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो आप पे है। जो गुडनेस अप्लाई करनी है आपने किसी पर्सन पे, तो वो भी आप पे, आप कुछ भी दे सकते हो। बट जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल स्टडीज है, वहां पे आप कहीं पे भी कोई अपनी चीजें नहीं अप्लाई कर सकती, वो पहले से प्रूव है। क्लियर है ये क्वेश्चन हिस्टोरिकल स्टडीज वाला? ये क्वेश्चन अभी स्किप कर रही हूँ, अभी हमने ये किया नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए, फोर्थ। हाँ जी, सुनिए, क्लियर है ना? क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, साथ साथ कुछ कुछ कंसेप्ट साथ साथ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक पे जो हमने कल पढ़ा है उसके बेसिस पे है। रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ। किस बेसिस पे आपको रिसर्च प्रॉब्लम चूज करनी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए उस प्रॉब्लम पे? सोशल रेलिवेंस, यस, वेरी गुड। ठीक है, तो हमें रिसर्च कैसे करनी चाहिए? ऐसे नहीं कि मुझे मजा आएगा इसको करने से मैं वही ले लूं, या मुझे पैसे मिलेंगे किसी से वही ले लूं। नहीं, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ छपा हुआ है तो मुझे वहां से आइडिया मिल जाएगा, रिसर्च जल्दी जल्दी पूरी हो जाएगी मेरी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ऐसी चीज लेनी है जो सोशली वो आपकी कंट्री को हेल्पफुल रहे। ठीक है, लोगों के लिए, समाज के लिए वो चीज हेल्पफुल रहे, तो आप वैसी चीज चूज करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। A research problem is not feasible only when। हमेशा एलिमिनेशन मेथड से जाना है आपको। जो आपको लगता है ना बिल्कुल इसका आंसर नहीं हो सकता, पहले उसको काट दो, फिर चूज करो करेक्ट आंसर।
डी ऑप्शन। देखिए इसका आंसर क्या है, कहता है कि रिसर्च प्रॉब्लम किस जगह पे फिजिबल नहीं होगा, मतलब सही नहीं रहेगा आपको करना इस चीज को इम्प्लीमेंट करना। कहता है जब वो रिसर्चेबल हो, जिसपे खोज की जा सकती है, डिस्कवरी की जा सकती है, फिर तो हम करेंगे ही भाई, क्यों नहीं करेंगे, है ना रिसर्च। अगर आपको इट इज न्यू, अलग ही नया टॉपिक है जिसमें आप अच्छी नॉलेज मतलब गैदर करके यू कैन ऐड समथिंग न्यू टू द नॉलेज, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें नई खोज कर सकते हो तब भी ठीक है, ये तो हो पाएगी ना। इन्होंने नॉट फिजिबल पूछा है। कहता अगर इसका रेलिवेंस होगा, उसका बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं आपके समाज को उस चीज का यूज रहेगा, रेलिवेंट रहेगी वो चीज, तब भी हम लोग करेंगे, ठीक है। कब नहीं करेंगे उस रिसर्च प्रॉब्लम पे काम, when it consists of independent and dependent variables, ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है। जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, रिसर्च पे ऑब्जर्व करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशंस लगाएंगे, आप तब ये चीजें लेकर आएंगे कंसीडर में, कॉज एंड इफेक्ट वाली, ठीक है, कि किसको इंक्रीज करने से, किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज करने से किस डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये देखना। सपोज एक मेरे पास प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, मैंने यहाँ पे एक प्लांट ग्रो करना है, तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने इसको वाटर दिया, डेली मैंने क्या किया, इसको वाटर दिया। तो वाटर क्या है मेरे पास, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और मैंने क्या किया, जैसे जैसे मैं पानी दूंगी, ये जो ट्री था, ये प्लांट जो था, ये ग्रो करेगा, ठीक है, ये और ग्रो किया, ये और ग्रो किया, ये और ग्रो किया, ये और ग्रो किया, और फाइनली इस पे एक फ्लावर आ गया। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था मेरा, वाटर। अब ये ग्रो कर रहा है, इसकी ग्रोथ जो है वो क्या है मेरे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। उतना उतना ग्रो करेगा जितना जितना आप पानी दोगे। अगर आप पानी देना बंद कर दोगे तो ग्रोथ उसकी बंद हो जाएगी। इट मीन्स जो ग्रोथ है इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो बाद की बात है, जब हम रिसर्च परफॉर्म करेंगे तब करेंगे ये सब चीजें कंसिडर। अभी तो हमने रिसर्च प्रॉब्लम की बात की है कि आप किस तरह का रिसर्च प्रॉब्लम जो है फिजिबल नहीं समझते, ठीक है। हाँ, तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा इसके लिए, राइट। तो नेक्स्ट देखिए, 6 क्वेश्चन चेक करो। द प्रोसेस नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हाँ जी, ये आप दे सकते हो आंसर इसका, हमने वर्ड्स किए हैं ये सब। यस, डी रेफरेंस कलेक्शन, ये भी हमने बात की है। ऑब्जर्वेशन, मैनुपुलेशन मतलब चेंज करना, एक को चेंज करेंगे दूसरा चेंज होगा, मतलब यहाँ पे वही बात होगी, कॉज एंड इफेक्ट की बात हो गई, ठीक है। रेप्लिकेशन मतलब बार बार करके देखेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। देन कंट्रोल भी कर सकते हैं एक वेरिएबल को, जितना का कंट्रोल करोगे उतना का इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो ऑप्शन जो है वो है रेफरेंस कलेक्शन। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ये अभी हमने सैम्पलिंग किया नहीं है, वेट। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करवाऊँ, चलो छोड़ो, अभी हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे तब हम लोग उस चीज पे आते हैं। अब ये वाला देखिए, 8th क्वेश्चन चेक करिए। The research that applies the laws at a time of field study, field study वाला क्वेश्चन अभी करके आए हैं हम लोग। To draw more and more clear ideas मिल जाए हमें बार बार। हाँ, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यस वेरी गुड, ठीक है। मतलब बार बार करके देखना, उस चीज को समझना। एंड फील्ड स्टडी की बात आ गई, ये तो हमारा क्या था, इंपीरिकल, इंपीरिकल वर्ड नहीं दिया गया, सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसमें जो जो दिए हैं हमारे पास। एक दिया हुआ अप्लाइड रिसर्च, ये भी जान लेते क्या होता है। एक एक्शन रिसर्च, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अप्लाइड रिसर्च पे। अप्लाइड रिसर्च क्या है? द रिसर्च विच एम्स टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मतलब जल्दी जल्दी निकाल के दो हमें सोल्यूशन, हमें अभी कहीं पे अप्लाई करना है उसको, ठीक है, अभी कहीं पे अप्लाई करना है, किसी एप्लीकेशन में यूज करना है हमें, मतलब इमीडिएट प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी उनका सोल्यूशन चाहिए मुझे, ठीक है। उन तरह के प्रॉब्लम्स जब आप डील करते हो तो उसके लिए आपको कौन सी रिसर्च करनी है, उसको नाम क्या दिया गया है, योर अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। करना वही है, क्या करना है हमें, कोई प्रॉब्लम लेंगे हम, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, बट किस तरह के प्रॉब्लम जहां पे आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, फटाफट रिजल्ट चाहिए, एंड इट इज रिलेटेड टू योर रियल लाइफ, ठीक है। सो दिस इज योर अप्लाइड रिसर्च। और यहाँ पे क्या दिया गया है, टाइप ऑफ रिसर्च दैट हैज अ डायरेक्ट वैल्यू टू प्रैक्टिशनर्स but in which researcher has limited control over the research setting। ऐसे नहीं कि आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हो, नहीं, there is a limited control, ठीक है। और यहाँ पे आप ले सकते हैं, हाँ, इमीडिएट प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये हो गया। गोल ये रहता है आपका टू ऐड द साइंटिफिक नॉलेज, यहाँ पे ये भी होगा, साइंटिफिक नॉलेज भी आप गैदर करेंगे बट लेटर ऑन, पहले आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है प्रॉब्लम का, ठीक है। देन कहता जो अप्लाइड रिसर्च है ये एक्सप्लेनेटरी है, ये हो सकता है इट कैन बी योर एक्सप्लेनेटरी बट यूजुअली डिस्क्रिप्टिव, ये दोनों इंटर रिलेटेड ही है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्टिव की बात कर लो या एक्सप्लेनेटरी की बात कर लो, ये हम रिसर्च की टाइप्स में डिटेल में करेंगे, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा थोड़ा। नेक्स्ट कहता है ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देता है हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए। देन अगेन एक्सप्लेनेटरी, ये तीन वर्ड है, ये तीनों हम लोग ना इसको डिटेल में करेंगे। एक्सप्लेनेटरी क्या होता है, explanatory research, exploratory research and your descriptive research, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप ये अप्लाइड रिसर्च क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। नेक्स्ट है हमारा कुछ एग्जांपल्स, मतलब अप्लाइड रिसर्च क्या था, कहीं ना कहीं अप्लाई करना है फटाफट, मतलब इमीडिएट सॉल्यूशन दो, कौन से प्रॉब्लम का, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। क्यों दो, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उसको फटाफट अप्लाई करना है किसी एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स है इसकी, इम्प्रूव एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, इस ऐसी किसी बात पे मतलब रिसर्च करना, मतलब कहीं ना कहीं यूज होगी एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन पे। आपको ये देखना है किसी ड्रग के रिलेटेड आपने कोई रिसर्च करनी है, केरला टू बिगिन रिसर्च टू डेवलप निपाह ड्रग। नेक्स्ट है इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ होम्स, ऑफिस हो गए, ठीक है, इन सब की आपने एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, मतलब ये सारी ही रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी आपको देख करके पता लग जाएगा एग्जाम में, ठीक है, किसी रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ रिसर्च करना पड़ सकता है, राइट। नेक्स्ट हमें वहां पे दिया गया था एक्शन रिसर्च, अप्लाइड तो हो गया इमीडिएट वाला। एक्शन रिसर्च क्या होता है, काम करना, मतलब डू इट, ठीक है, एक्शन करो, काम करो भी, फिर ही पता लगेगा। इट इज बेसिकली दैट काइंड ऑफ रिसर्च जहां पे आपको करके देखना पड़ता है, लर्निंग बाय डूइंग, आप बार बार उसको रिपीटेडली करके देखेंगे, पहली बार किया थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई, अगली बार किया फिर से थोड़ी इंप्रूवमेंट आई, इंप्रूवमेंट आती रहेंगी बार बार, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार करके देखना पड़ेगा। इट इज साइक्लिक इन नेचर, ठीक है। तो ये दिया गया था 1944 में, एमआईटी के एक प्रोफेसर थे कर्ट ल्यूइन ने, ये इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेम आल्सो, ये एक पीवाईक्यू है आपका, ठीक है, कि एक्शन रिसर्च किसने दी थी, कर्ट ल्यूइन ने, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है, मोस्टली कहते हैं सोशल साइंसेस, पर्टिकुलरली जब आपकी पढ़ाई की बात होगी तो वहां पे क्या होता है, एजुकेशनल सेटिंग्स में, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में हमेशा एक्शन रिसर्च लिया जाता है। देन आपको एक बार ये डायग्राम भी अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, एक प्लान तो बना लो तभी तो काम करेंगे, विदाउट प्लान देयर इज नथिंग, राइट। प्लान बनाया, फिर उस पर काम करना शुरू कर दिया, उस प्लान पे जो भी प्लान बनाया था उस पर काम करना शुरू कर दिया, एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। फिर उसके बाद आप एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे चीजों को, ठीक है,
जो भी डेटा होगा उसको मतलब पूरा ऑब्जर्व करोगे, उसमें परफॉर्म करके देख लोगे। अब जो भी रिजल्ट आया उससे देखोगे कि क्या रिजल्ट आया, अभी पिछले के कंपैरेटिवली कंपेयर करके देखोगे उसको, ठीक है, क्या रिजल्ट आया, मतलब जहां जहां उसकी रिपोर्ट बनानी है रिपोर्ट बना लोगे, सारा कुछ डन कर लोगे। अब आपने देखा थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, अभी तो मुझे आई हैव टू डू सम मोर इम्प्रूवमेंट्स इन माय प्रोसीजर। तो आप क्या करेंगे, दोबारा से प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं हुई। देन अगेन आप सब कुछ दोबारा से रीडू करेंगे, ठीक है, सारे ही स्टेप्स जो हैं वो दोबारा परफॉर्म होंगे। इसीलिए बोला जाता है एक्शन रिसर्च को, इट इज रिपीटेड इन नेचर, रेपिटेटिव इन नेचर, इट मींस इट इज साइक्लिक इन नेचर। डन हो गया, एक्शन एंड अप्लाइड फर्क पता लगे, इट इज लर्निंग बाय डूइंग। यस, चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च इज ऑलवेज, यस वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। रिसर्च में क्या होनी चाहिए, सारे ही फीचर्स होने चाहिए कि वेरीफाई कर रहे हो पुराने को, नया भी दे रहे हो, बीच में कोई प्रॉब्लम कमी रह गई थी, कमी पेशी थी, वो भी आप कंप्लीट करो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बी, देखते हैं इसका आंसर, चेक करो। 10th का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। आपको एक चीज बताती हूँ, फैक्टर्स, आपने पढ़ा होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे कुछ हम लोग लिखते होते थे, है ना, कुछ ऐसे लिखते थे। ये हमारे पास होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या बनाते थे, इसके फैक्टर्स बनाते थे, इस तरह से, कुछ इस तरह से आ जाता होता था। फिर इसको दोबारा डिवाइड करते, मतलब ऐसे खोलते थे इसको, तो ये आ जाता था इस तरह से कुछ x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ की ये फोर वैल्यू दे देता था और ये यहाँ के माइनस टू वैल्यू दे देता था। तो इससे क्या था, मुझे ये देखना होता था कि एक पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू को लेकर के हम लोग चल जाते थे, ठीक है। तो फैक्टर्स का मतलब हमेशा ये होता है चीजों को डिवाइड करना। डिवाइड करना मतलब अगर दो वेरिएबल होंगे तभी तो डिवाइड करोगे आप, अगर चार वेरिएबल होंगे तो चार में आप लोग डिवाइड कर पाओगे उस चीज को, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, टू नो द डिफरेंस बिटवीन, यस, टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, दिस इज योर फैक्टोरियल एनालिसिस। डन है, हाँ, यस, दोनों में डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। रिलेशन से ज्यादा मुड़ करके जब फैक्टर्स की बात आती है हम क्या करते हैं, डिफरेंस मैच करते हैं, तभी एक को निग्लेक्ट किया जाता है और पॉजिटिव चीज को उठाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन चेक करो।
a questionnaire that offers no scope for any respondent's own view। मतलब जो परफॉर्मर होगा, जो रिस्पोंडेंट जिनको आपने सर्वे फॉर्म दिए हैं, वो अपने खुद के वहां पे लाइनें नहीं लिख सकते, तो वो क्या होगा, अपने ओन व्यूज नहीं दे सकते वहां पे, बस टिक रॉन्ग कर सकते हैं। ओपन एंडेड, चलिए आंसर चेक करें। देखो जहां पे नहीं दे सकते ना नोस को, जहां पे नहीं दे सकते, दे कैन नॉट गिव देयर ओन परसेप्शंस, देयर ओन लाइंस इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वो क्या होता है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। अब देखो शेड्यूल तो है ही नहीं इसका, हमें कंफ्यूजन होगी क्लोज्ड एंडेड या फिर ओपन एंडेड। अनस्ट्रक्चर्ड भी इन्होंने वैसे ही लिखा हुआ है, भी स्ट्रक्चर नहीं है जिसका। तो क्लोज्ड एंडेड एंड ओपन एंडेड क्या होते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका टीचिंग के अंडर भी। क्लोज्ड एंडेड मतलब आपने सिर्फ ये बोला है सर्वे फॉर्म में यस भरो कि नो भरो, भाई बस, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। जो सर्वे भर रहा है बंदा, या उसको यस करना है या फिर नो करना है, या फिर आपने ऐसे चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से कोई एक जो है वो टिक कर सकता है, या अगर आपने चेक बॉक्स दिए हैं तो दो टिक कर सकता है। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूं मैं फीडबैक दे दो अपना, ठीक है, सर्वे फॉर्म के अंदर भी लास्ट में एक दिया होता है ना, आप अपना फीडबैक दें, आप अपना रिव्यू दें, वहां पे वो थ्योरी में 10 लाइनें 15 लाइनें, कई लोग पेपर के पीछे भी लिख देते हैं 10-15 लाइनें और लिख दी, ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। क्लोज्ड एंडेड मीन्स दे कैन नॉट गिव देयर ओन व्यूज, ओपन एंडेड मीन्स वो अपना कुछ भी वहां पे अपनी राय मत सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको, क्लोज्ड एंडेड, तो इन्होंने यही पूछा था नो स्कोप वाला। डन है यहाँ तक? यस वेरी गुड। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस ना, ये बेसिकली ये सीरीज चल रही है, 1 to 10 क्वेश्चंस यहाँ पे कोड किए गए हैं, ठीक है। अब 1 to 10 क्वेश्चंस के विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है पीडीएफ में। मैंने इसका एक ना रिकॉर्डेड सेशन रखा हुआ है जिसमें मैंने 1 to 6 क्वेश्चंस, हाँ 6 क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। आपने ये 6 क्वेश्चंस जो हैं 1 to 6 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वो सारा ही आपने एक बार रीड आउट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट फर्दर जो है 7, 8, 9, 10 जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको करवाऊंगी, तो ये पीडीएफ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। प्लस जो मैंने स्नैपशॉट डाले हैं रिसर्च के क्वेश्चन करने के लिए, वो आपने सारे सॉल्व करने हैं। आप ऐसे नोटबुक पे बना करके रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसका मैंने ए आंसर लगाया, इसका बी लगाया, इसका सी लगाया। बाद में शाम को मैं इवनिंग में आपको स्नैपशॉट सेंड कर दूंगी आंसर का, बाद में आप टिक कर लेना कितने ठीक है कितने गलत है, जितने गलत है तो उसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो आपको लर्न करना है बाय क्वेश्चन, आपको लर्न होना चाहिए इसका आंसर ये वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने आज का काम इतना ही है, ये जो आज हमने पढ़ा है एक तो आप ये सारा रिवाइज करेंगे दोबारा से, ठीक है। प्लस वो स्नैपशॉट वाला काम, प्लस ये जो 6 क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग है, 2 रिकॉर्डिंग्स है, ये मैं सेंड करूंगी, ये आपने रिवाइज करना है, ठीक है। सिर्फ आज इतना ही टास्क है, आप इतना कर लो आज, ठीक है सोनिया। प्लस आप साथ साथ क्या करेंगे, अपना आरसी एंड डीआई प्रैक्टिस डेली, एक आरसी एक डीआई डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी हमारे पास हम लेके चल रहे हैं 4-5 महीने आराम से हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, मैं बोल रही हूँ आपको। कहीं से जो जो डेटा मिलता है मैं सारा ही आप लोगों को कवर करवा दूंगी, साथ साथ प्रोवाइड करती रहूंगी, ये पढ़ लो करके, बस एक पेस बना करके चलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।